हेलो नमस्कार, मैं नीरजा सिंह बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान से संबंधित कुछ बेसिक बातों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी जो शब्द है ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है बायो या बायोस, जिसका अर्थ होता है लाइफ या जीवन। दूसरा शब्द है लॉजी अर्थात या लोगोस भी हम कहते हैं इसे। इसका अर्थ होता है टू स्टडी यानी कि अध्ययन करना। यानी जीव विज्ञान में बायोलॉजी में हम लाइफ यानी जीवन का अध्ययन करते हैं या जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से हो जाएगी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों यानी कि लिविंग का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं जीवों या जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। जब भी हम जीवों की बात करते हैं तो जीवों में पौधे और जंतु दोनों ही समान रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। आगे देखते हैं। दूसरी चीज़ है बायोलॉजी शब्द किसने दिया। तो जो बायोलॉजी शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले ये दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। लेमार्क जो हैं ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। दूसरे गॉडफ्राई ट्रिवेरेनस, ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1802 ईस्वी में सबसे पहले जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। तो ये बात हो गई कि बायोलॉजी शब्द लेमार्क और ट्रिवेरेनस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया। आगे देखते हैं जीव विज्ञान के जनक यानी जीव विज्ञान के क्षेत्र में वर्गीकरण जीवों की पहचान और उन्हें समूहों में बांटने का जो श्रेय है सबसे पहले अरस्तु को जाता है। इन्होंने कई सारे जीवों का अध्ययन किया और उन्हें छोटे बड़े समूहों में बांटा। तो अरस्तु यानी इन्हें हम इंग्लिश में एरिस्टोटल के नाम से जानते हैं। इन्हें जीव विज्ञान के पिता या जनक के रूप में हम जानते हैं। इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमलियम, जिसमें इन्होंने 500 जंतुओं के वर्गीकरण को दिखाया था। अगला देख लेते हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा। वैसे जीव विज्ञान की कई सारी शाखाएं हैं, लेकिन अगर हम प्रमुख शाखा की बात करते हैं तो मुख्य रूप से वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान भी दो शाखाएं आती हैं। अब एक तीसरी शाखा और है सूक्ष्म विज्ञान। ठीक है, तो ये तीन प्रमुख शाखाएं हैं। इसके अलावा बहुत सारी शाखाएं जीव विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो पहले इन्हें देख लेते हैं। वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान यानी इंग्लिश में इन्हें हम बॉटनी कहते हैं। बॉटनी जो है ये बोटेन शब्द से बना हुआ है। बोटेन ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पौधे। तो मुख्य रूप से जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पौधों का अध्ययन करते हैं उस शाखा को हम वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी कहते हैं। अब वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में थियोफ्रास्टस नामक वैज्ञानिक हैं। थियोफ्रास्टस नामक जो वैज्ञानिक हैं ये वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। अगला देखते हैं जंतु विज्ञान जूलॉजी। ये भी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। इसको हम तोड़ेंगे तो ये जू और ये लोगोस नामक दो शब्द बनेंगे। तो जू का अर्थ होता है जंतु, लोगोस मीन्स होता है अध्ययन करना, टू स्टडी। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे जूलॉजी या जंतु विज्ञान कहते हैं। तो जंतु विज्ञान के क्षेत्र में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा वो हैं अरस्तु यानी एरिस्टोटल। ये जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के पिता यानी जनक कहे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अरस्तु जंतु विज्ञान के भी और जीव विज्ञान के भी जनक कहे जाते हैं। अब एक तीसरी शाखा है, इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम सूक्ष्म विज्ञान कहते हैं या सूक्ष्म विज्ञान के लिए एक और शब्द है सूक्ष्म जैविकी। ठीक है, दोनों शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी जो है ये तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, माइक्रो, बायो और लोगोस। माइक्रो का अर्थ होता है बहुत छोटे, ऐसे जीव जो बहुत छोटे हैं। बायो का मतलब होता है जीवन।
और लोगोस मीन्स होता है अध्ययन, यानी बहुत छोटे जीवों का अध्ययन करना। ये सूक्ष्म विज्ञान यानी बायोलॉजी शाखा में किया जाता है। ठीक है, तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन इस शाखा में होता है। सूक्ष्म जीव आप जानते होंगे, जैसे जीवाणु हो गया, जैसे विषाणु हो गया, जैसे प्रोटोजोआ जैसे जीव हैं, ये सभी सूक्ष्म जीव कहे जाते हैं। अब सूक्ष्म जीव के सूक्ष्म विज्ञान के क्षेत्र में जिनका योगदान रहा वो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। इन्होंने कई सारे जीवों का अध्ययन किया। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ये सूक्ष्म विज्ञान यानी सूक्ष्म जैविकी के पिता कहे जाते हैं। अब अभी हमने पढ़ा कि वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रास्टस। इन्होंने कई पौधों का वर्गीकरण किया। तो लगभग 500 पौधों का वर्गीकरण इन्होंने ऊपरी लक्षणों के आधार पर किया, जैसे आयु के आधार पे, स्वभाव के आधार पे और आकार के आधार पर। तो आयु के आधार पर इन्होंने पौधों को 1 वर्षीय पौधे, 2 वर्षीय पौधे और बहुवर्षीय पौधों में बांटा। इन्होंने अपने जो भी खोज की थी उसको अपनी किताब में लिखा। इनकी किताब का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसमें इन्होंने लगभग 500 किताबों का वर्णन पौधों का वर्णन लिखा हुआ है। तो ये हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक किताब है, ये इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए, वनस्पति विज्ञान के आधुनिक पिता। अभी तक हमने पढ़ा वनस्पति विज्ञान के पिता या जनक ये थियोफ्रास्टस थे, लेकिन जब आधुनिक पिता या जनक की बात आती है तो ये कैरोलस लीनियस हैं, इनको श्रेय मिलता है। कैरोलस लीनियस ये वनस्पति विज्ञान के आधुनिक पिता या जनक हैं। ध्यान दीजिएगा, आधुनिक पिता जब पूछा जाएगा तो कैरोलस लीनियस होंगे। इसी प्रकार से सूक्ष्म जैविकी या माइक्रोबायोलॉजी के आधुनिक पिता की अगर बात हुई तो लुईस पास्चर का नाम आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब शरीर की संगठन की बात कर लेते हैं कि हमारा शरीर छोटे से अगर बड़े स्तर तक जाएं तो किन से मिलकर बना हुआ है, निर्मित किससे होता है। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि जीवन की उत्पत्ति जब हुई तो सबसे पहले छोटे छोटे यानी परमाणु बने होंगे। उसके बाद ये इन्होंने जुड़ करके अणुओं का निर्माण किया। अणु के बाद कुछ जैविक अणुओं का निर्माण हुआ। उसके बाद कोशिकाएं, एक कोशिका बनी, फिर इसी तरह से एक कोशिकीय जीव और आगे चल करके फिर निम्न कोटि से उच्च कोटि के जीवों का विकास हुआ। तो जब भी हम शारीरिक संगठन की बात करें तो शरीर का निर्माण एक छोटी कोशिका से होता है और उसी से आगे चल करके उसी के विभाजन से कोशिकाएं बढ़ती चली जाती हैं, कुछ नई रचनाएं बनने लगती हैं और अंत में मानव शरीर का निर्माण हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे छोटी इकाई से यानी कि सेल से। तो अगर देखें कोशिका, तो कोशिका हमारे शरीर की मूलभूत सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, तो कोशिका को हम सेल बोलते हैं और ये सबसे छोटी यानी सबसे सूक्ष्मतम है। शरीर का जब भी निर्माण होता है तो सबसे पहले एक कोशिका बनती है और फिर उसी में विभाजन के फलस्वरूप 1 से 2, 2 से 4 और इस प्रकार से कोशिकाओं का समूह बनता चला जाता है। तो हम कह रहे हैं कि कोशिका जो है ये सबसे छोटी मूलभूत क्रियात्मक शब्द का अर्थ हुआ क्योंकि शरीर की जितनी भी जैविक क्रियाएं होती, जैविक क्रियाएं का मतलब होता है जो किसी जीवित जीव में होती, जैसे जीवित जीव में पाचन होता है, श्वसन की क्रिया होती है, उत्सर्जन की क्रिया होती है, जीवित जो जीव होते हैं वो प्रजनन कर सकते हैं। ये सभी जैविक क्रियाएं हैं जो कोशिकाओं में संपन्न होती हैं। ठीक है, और दूसरा है संरचनात्मक इकाई है हमारे शरीर की, इसलिए क्योंकि हमारा शरीर कोशिकाओं से ही बना हुआ है। इनमें जो जीवित पदार्थ मिलता है, कोशिका में जीवित जो पदार्थ पाया जाता है उसी के कारण जीवन संभव है। इस जीवित पदार्थ को हम जीव द्रव्य या इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब सबसे छोटी इकाई यानी सबसे पहले कोशिका बनती है। जो इसकी परिभाषा इस प्रकार से है, कोशिका शरीर की सबसे सूक्ष्मतम यानी छोटी मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। आगे देखते हैं टिश्यू यानी ऊतक। तो ऊतक जो है, ऊतक का निर्माण क्या होता है, कोशिकाओं से ही कोशिका से ही होता है। अब एक कोशिका बट करके कई कोशिकाओं का निर्माण करती है, यानी अब कोशिका के समूह बन गए, है ना। 2 या 2 से अधिक जब भी कोई कोशिकाएं होंगी फिर वो समूह में आती हैं। तो ऊतक हम कह सकते हैं ये एक समान संरचना या कह सकते हैं अलग अलग कोशिकाएं, भिन्न प्रकार की कोशिकाएं हों एक साथ, या एक ही जैसी संरचना वाली हों या भिन्न भिन्न प्रकार की संरचनाएं वाली कोशिकाएं आपस में इकट्ठी हों और वो समूह का निर्माण करती हों।
वे सभी कोशिकाएं अगर देखें कार्य में तो वो सभी एक ही कार्य को करेंगी और उनकी उत्पत्ति भी एक समान होगी। तो इस प्रकार से कोशिकाओं का जो समूह होता है उन्हें हम ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो ऊतक क्या हुआ, साधारण शब्दों में इतना कह सकते हैं कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कि कार्य की दृष्टि से समान, यानी सभी कोशिकाएं एक ही कार्य को कर रही हों प्लस इनकी उत्पत्ति समान हो, ऐसी कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। ठीक है, अब ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में होता है उसे औत्तिकी या हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, या हम इसे ऊतक विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल देख लें, उदाहरण, हमारे शरीर में कौन से ऊतक मिलते हैं, तो तरल ऊतक के रूप में ब्लड हो पाया जाता है। ठीक है, द्रव्य के रूप में है हमारा, तो ये रक्त यानी कि ब्लड, ये ऊतक है। दूसरा पेशीय ऊतक, तीसरा तंत्रिका ऊतक, ये सभी ऊतक के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला देखें, अंग यानी कि ऑर्गन। अब बात आया कि शरीर का वह भाग जो किसी एक कार्य के लिए हो या एक से अधिक कार्यों के लिए दो या दो से अधिक प्रकार के ऊतकों से बना। ठीक है, तो अब अंग का निर्माण कैसे होता है, दो या दो से अधिक ऊतक आपस में जुड़ करके किसी विशेष कार्य को करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये अंग का निर्माण करते हैं। अंग हमारे हो गए हाथ, पैर, वृक्क यानी किडनी, हृदय, आँखें, ये सभी अंग हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के ऊतक हैं। ठीक है, तो आपके अंग या अंग तंत्र क्या, अंग क्या हो गए, अंग ऊतकों का समूह है जो कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए अंग तंत्र। तो अंग तंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम, ये कई सारे अंग मिल करके सामूहिक किसी कार्य को करने के लिए एक संस्थान बनाते हैं जिसे अंग तंत्र कहते हैं। जैसे आपका पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, इसमें कई सारे अंग मिल करके एक विशेष कार्य को करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के अंग मिल करके अंग तंत्र को बनाते हैं। अब इसी तरह से जब विभिन्न प्रकार के अंग जो होते हैं आपस में मिल जाते हैं तो ये मानव शरीर का निर्माण होता है। जैसे हमारे शरीर में पाचन तंत्र भी है, श्वसन तंत्र भी है, उत्सर्जन तंत्र भी है और प्रजनन के लिए प्रजनन तंत्र भी है। तो ये सभी मिलकर के हमारे शरीर का इन्होंने निर्माण किया कर रखा है। ठीक है, अगला डायग्राम देखिए, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोशिका दिख रही है, सेल लिखा हुआ है, ये एक सेल थी। सेल के अंदर विभिन्न रचनाएं होती हैं जिसे हम कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेल हो गई, सेल के अंदर विभिन्न रचनाएं हैं। इसके बाद आप ऊतक देखिए, कोशिकाओं ने मिलकर के यानी कोशिकाओं का समूह जो है वो ऊतक कहलाता है, टिश्यू। इसके बाद ऊतकों का समूह जो विशिष्ट कार्य के लिए जुड़ जाते हैं ये अंग बनाते हैं। विभिन्न अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं, ये अंग तंत्र हो गया। इसके बाद विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र से मानव शरीर का निर्माण हुआ है। अब हम जीव विज्ञान की कुछ शाखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वैसे तो बहुत सारी शाखाएं हैं लेकिन यहाँ पे हम कुछ इम्पॉर्टेंट शाखाओं को की स्टडी करेंगे। पहला आता है बाह्य आकार की मॉर्फोलॉजी। बाह्य आकार की मतलब बाहरी लक्षणों के आधार पर जीवों का अध्ययन करना, ये क्या कहलाती है, बाह्य आकार की। ठीक है, जैसे पुष्पों का रंग देख लिया, पंखुड़ियाँ देख लिया, उनकी संख्या को गिन लिया, इस प्रकार से बाहरी लक्षणों के आधार पर जीवों का अध्ययन करना। ठीक है, ये बाह्य आकार की मॉर्फोलॉजी शाखा में किया जाता है। ठीक है, दूसरी शाखा है शारीरिकी, जिसे एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, तो एनाटॉमी का अर्थ होता है जीवों की आंतरिक संरचना का अध्ययन करें। तो आंतरिक संरचना के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, प्लस विभिन्न कांटों के माध्यम से सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम शरीर की आंतरिक संरचना को देख पाते हैं। ठीक है, अगली शाखा है शरीर क्रिया विज्ञान यानी फिजियोलॉजी। तो शरीर क्रिया विज्ञान में शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन होता है। जैविक क्रियाएं आपको बता दिया, जैसे पाचन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, इन सभी क्रियाओं का अध्ययन करना शरीर क्रिया विज्ञान यानी फिजियोलॉजी शाखा में किया जाता है। नेक्स्ट है कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी। साइटो का मतलब होता है सेल यानी कोशिका, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी कोशिका का मुख्य रूप से कोशिका का अध्ययन करना। तो कोशिका में क्या होगा, उसकी संरचना भी पढ़ी जाएगी, क्या किस प्रकार की संरचना है, कैसे बनी है, उसके क्या कार्य हैं, प्लस उसमें कौन कौन से कोशिकांग पाए जा रहे हैं, आदि बातों का अध्ययन हम कोशिका विज्ञान में करते हैं। नेक्स्ट है कैरियोलॉजी।
तो यहाँ पे कैरियो का अर्थ होता है केंद्रक यानी न्यूक्लियस, और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना। ठीक है, तो जीव विज्ञान की जिस शाखा में हम केंद्रक का अध्ययन करेंगे उसे हम कैरियोलॉजी कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये आपका हो गया न्यूक्लियस का अध्ययन या उनसे जुड़ी हुई जो भी रचनाएं और कार्य होंगे वो सभी कैरियोलॉजी शाखा में किया जाएगा। अगला देखिए, वर्गीकरण विज्ञान या वर्गिकी, ये दो नामों से जाना जाता है, इसे इंग्लिश में टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, तो इस शाखा के अंतर्गत जीवों को पहचाना जाता है विभिन्न लक्षणों की समानता और असमानता के आधार पर, फिर इनका विशिष्ट इनका वर्गीकरण किया जाता है, इनको एक विशिष्ट नाम दिया जाता है। ठीक है, तो जीवों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण, ये तीनों चीज़ें जिस शाखा में की जाती हैं उन्हें वर्गीकरण विज्ञान या वर्गिकी कहते हैं। अगली है आनुवंशिक विज्ञान या आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। तो इस शाखा में मुख्य रूप से वंशागति और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। अब वंशागति क्या है? वंशागति का अर्थ होता है लक्षणों का एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक स्थानांतरण। ठीक है, तो इस लक्षण को हम कहते हैं वंशागति। ठीक है, और विभिन्नता यानी कि कोई भी आप देखें, एक माता पिता की संतानें वो समान नहीं होती। अगर जुड़वे बच्चों को छोड़ दिया जाए तो वो उनमें कुछ ना कुछ असमानता देखने को मिलती है, बिल्कुल फोटोकॉपी नहीं होते। तो ये विभिन्नताएं क्यों पाई जाती हैं, ये सभी चीज़ें आनुवंशिक विज्ञान या आनुवंशिकी शाखा के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं या जेनेटिक्स कहते हैं इन्हें। ठीक है, नेक्स्ट है भ्रूण विज्ञान या भ्रूणकी। भ्रूण विज्ञान या भ्रूणकी, एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी में का अर्थ, सब इसका शब्द से ही समझ में आ रहा है कि इस शाखा में अंडाणु के निषेचन से लेकर, यानी निषेचन की क्रिया हो जाए और से लेकर भ्रूण के विकास की जो भी अंतिम अवस्थाएं हैं, जब तक एक परिपक्व जीव का निर्माण नहीं हो जाता, उसके बीच की सभी अवस्थाएं भ्रूण विज्ञान या भ्रूणकी में पढ़ी जाती हैं। ठीक है, अगला है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। तो इसके अंतर्गत जीव और उनसे जो भी उत्पाद प्राप्त होते हैं उनका औद्योगिक प्रक्रियाओं में किस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं अपने लिए लाभदायक चीज़ें बनाने में, ये सभी चीज़ें जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ी जाती हैं। अगला है जैव विकास, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो जैव विकास का मतलब होता है कि निम्न श्रेणी के जीवों से उच्च श्रेणी के अधिक जटिल जीवों का विकास या उत्पत्ति का अध्ययन करना, ये जैव विकास में आता है। अगला है जीवाश्म विज्ञान, पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, जीवाश्म हम जानते हैं कि कुछ जीव आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों साल पहले मिलते थे, लेकिन और हमें उनके अवशेषों से पता चला, यानी शरीर का कुछ ऐसा हिस्सा होता है जो कई साल तक परिरक्षित रखा जा सकता है, प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, या उनके पद चिन्ह हैं, या उनके दांत हैं, या उनकी हड्डियां हैं। ठीक है, तो जीवाश्मों की सहायता से प्राचीन जीवन कैसा था, किस प्रकार के जीव मिलते थे, इसका अध्ययन करना जीवाश्म विज्ञान यानी पैलियोंटोलॉजी शाखा में किया जाता है। नेक्स्ट है ओलरीकल्चर। तो ओलरीकल्चर है, ये मुख्य रूप से वनस्पति विज्ञान से संबंधित है। ये सब्जियों प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन ओलरीकल्चर के अंतर्गत आता है। दूसरा है फ्लोरिकल्चर, यानी पुष्प प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन। अगली शाखा है वन विद्या, सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर के अंदर हम वनों का विकास कैसे हो और उसकी देख रेख, इन सभी बातों का अध्ययन करते हैं। अगला है फल संवर्धन, पोमोलॉजी। तो फल संवर्धन के अंतर्गत फलों का विकास, उनकी खेती कैसे की जाए, इसका अध्ययन हम करते हैं। कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी। तो कवकों का संपूर्ण अध्ययन कवक विज्ञान के अंतर्गत किया गया। तो कवक क्या है? कवक पौधे हैं, लेकिन इनमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता, तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते और अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए। ठीक है, तो कवक पौधे ही हैं, लेकिन इनमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता। अगला है एंथोलॉजी। तो एंथोलॉजी क्या है? विभिन्न प्रकार के पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी शाखा में होता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक को लेके बात करेंगे। धन्यवाद।